टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 8th साइंस का 19th लेसन लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स का आखिरी पार्ट सीखेंगे, जिसमें हम एंड स्टेजेस देखेंगे स्टार्स की क्या होती है इवोल्यूशन के बाद। तो फर्स्ट वन देख लो, हमने यहाँ पर देखा था 3 वेज ऑफ इवोल्यूशन होता है, यानी कि 3 प्रकार। अब पहला प्रकार क्या होता है तो देख लो, एंड स्टेजेस ऑफ स्टार्स हैविंग इनिशियल मास लेस देन 8 टाइम्स मास ऑफ द सन। यानी कि इसका मतलब क्या है वो भी बता देता हूं। देख लो, मास ऑफ स्टार जो है वो छोटा होता है किससे, तो 8 टाइम्स द मास ऑफ सन। आ गए समझ में? तो जितना मास ऑफ सन होगा उसके 8 गुना करना है आपको। उससे जितने सारे स्टार्स का मास इसके नीचे होगा उनका ऐसा इवोल्यूशन होगा, सेम ग्रुप के स्टार्स का सेम इवोल्यूशन। तो बढ़ते हैं, देख लो हम आगे। स्टार्स इन दिस ग्रुप अंडरगो ह्यूज एक्सपांशन एंड देयर रेडियस इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 100 to 200. इन दिस स्टेज दे आर कॉल्ड एज रेड जाइंट स्टार। यानी कि जो लेस देन 8 टाइम्स मास ऑफ द सन होते हैं उनका पहले तो बहुत बड़ा एक्सपांशन हो जाता है और उनकी रेडियस बढ़ जाती है बाय द फैक्टर, यानी कि टाइम्स। कितने गुना, तो 100 से 200 गुना उनकी रेडियस बढ़ जाती है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि एक स्टार है जिसका क्या है 1 किलोमीटर का रेडियस है, तो एक्सपांशन के बाद वो 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर इतना रेडियस वाला स्टार बन जाएगा, और इसे हम इस वाले स्टार को कहेंगे रेड जाइंट स्टार। जैसे कि ए देख लो, this name is given because of the large size and because of that factor stars look reddish. इसको रेड जाइंट क्यों बोलते हैं, तो रेड रेडिश कलर में होता है और जाइंट बहुत ही बड़ा स्टार होता है इसीलिए। अब रेडिश कलर क्यों होता है, इसका रीजन है लोअर टेम्परेचर, इनका टेम्परेचर लो होता है। The size of the red giant star in comparison to other types of star is as shown in the figure 19.2. अब इस रेड जाइंट स्टार की साइज कितनी होती है तो हम 9.2 में देखते हैं। तो देख लो, हम ऊपर जाते हैं जहां पर हमें अलग अलग स्टार्स की रेंज दी है। देख लो, अब ये रेड जाइंट स्टार इतना बड़ा है कि इस पूरे फिगर में भी नहीं बैठ रहा। उसके सामने सन कितना दिख रहा है, देख लो, एक छोटा सा गोला और व्हाइट डॉट। सुपर जाइंट तो उससे भी बड़ा होता है। तो अब ये यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, जो रेडियस ऐसा बहुत नीचे तक ऐसा पूरा घूम के इतना बड़ा स्टार होगा। उसके सामने सन कितना छोटा दिखाई दे रहा है आपको। ओके, वापिस हम हमारे पेज पर आते हैं। अब एट द एंड ऑफ दिस इवोल्यूशन दिस स्टार एक्सप्लोड, यानी कि वो क्या होता है, एक्सप्लोड हो जाता है, फट जाता है, एंड देयर आउटर गैस इन्वॉल्व इज थ्रोन आउट। और इसका जो आउटसाइड का गैस का इन्वॉल्व होता है, जैसे हमारे अर्थ के भीतर एयर का इन्वॉल्व है ना, वैसे ही स्टार के भीतर जो गैस का इन्वॉल्व होता है वो थ्रोन आउट, यानी कि बाहर फेंक दिया जाता है एक्सप्लोजन की वजह से। द इनर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और वो जो अंदर वाला पार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। एंड इट्स साइज बिकम सिमिलर टू द साइज ऑफ द अर्थ, और उसकी साइज, अब इस रेड जाइंट स्टार की साइज कितनी छोटी हो जाती है, अर्थ के बराबर। एज द मास ऑफ द स्टार इज मच हायर देन दैट ऑफ द अर्थ, द साइज सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ, द डेंसिटी ऑफ स्टार बिकम वेरी हाई। यानी कि मास ऑफ द स्टार तो अर्थ से बहुत ही बड़ा है, मच हायर। मास कितना है, अर्थ से बहुत ही बड़ा, मगर साइज कितनी बन चुकी है, अर्थ जितना। यानी कि अब देख लो, अगर इतना बड़ा मास होगा कोई और उसको हम छोटा कर देंगे इस वाले हिस्से तक, तो क्या बन जाएगा, उसकी जो डेंसिटी हो जाती है वो बहुत ही हाई हो जाएगी। अब
एक कैसे एक्सप्लेन करना होगा तो देख लो। आपको रुई मालूम है, कॉटन, तो कॉटन लूज ऐसा बहुत ही बड़ा ऐसा कॉटन का आपके पास क्या है, गोला है, और उसके बाद तो इसमें बहुत सारा स्पेस होता है, उसको छोटा करने के बाद इतने आप कर दोगे तो वो क्या होता है, बहुत डेंस हो जाता है क्या नहीं, इसके सब बीच वाला जो गैप होता है वो सब फिल हो जाता है, और इतना छोटा बन जाने के उसके बाद कॉटन डेंस हो जाता है, उसको ही हम बनते हैं डेंसिटी इंक्रीज होना वेरी हाई इन दिस स्टेट। अब इसमें क्या होता है, pressure due to the electrons in the star become independent of temperature and able to balance gravitational force forever। और इसके बाद टेम्परेचर उस स्टार का कितना भी होने दो, वो ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर लेता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स और गैस प्रेशर इनको बैलेंस हो जाता है। इन दिस स्टेट द स्टार लुक्स लाइक व्हाइट एंड ड्यू टू द स्मॉल साइज इट लुक लाइक अ व्हाइट ड्वार्फ। ड्वार्फ यानी कि छोटा होना, और उसका कलर कौन सा है, व्हाइट, इसीलिए उस स्टार को हम व्हाइट ड्वार्फ के नाम से जाना जाता है। आफ्टर दिस इट्स टेम्परेचर कीप डिक्रीजिंग बट इट्स साइज एंड मास रिमेन अनचेंज। और व्हाइट ड्वार्फ होने के बाद क्या होता है, उसका टेम्परेचर तो लगातार कम हो जाता है उस स्टार का, मगर उसकी जो साइज होती है और मास होता है वो चेंज नहीं होते फॉर एवर, यानी कि उसके बाद कभी भी उस स्टार का मास और साइज कम नहीं होगा, ज्यादा भी नहीं होगा, अनचेंज रहेगा। सो व्हाइट डॉर्फ इज द एंड स्टेज ऑफ द मास इन दिस रेंज। तो व्हाइट डॉर्फ एक किसकी एंड स्टेज है, तो जो ऐसे स्टार से जिनका मास लेस देन 8 टाइम्स दैट ऑफ द मास ऑफ द सन है। ये था हमारा पहला ग्रुप। और यहां पर हमें आउटर जो इन्वॉल्व है गैस का, वो कैसे बाहर की तरफ थ्रोन आउट हो जाता है एक्सप्लोजन के बाद, वो दिखाई दिया है। अब डू यू नो में देख लो, व्हेन सन विल बिकम अ रेड जाइंट इट्स डायमीटर विल इंक्रीज सो मच दैट इट विल स्वेलो मर्क्यूरी एंड वीनस। तो क्या बोला है यहाँ पर, अगर जब सन का डायमीटर रेड जाइंट के इतना हो जाएगा तो वो क्या कर जाएगा, वो स्वेलो कर जाएगा मर्क्यूरी और वीनस इन दो ग्रहों को। इट इज पॉसिबल दैट अर्थ विल बी अब्जॉर्ब्ड, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि अर्थ को भी ये निगल जाए, स्वेलो करना यानी निगल जाना, उसके अंदर समा लेना, तो अर्थ को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। मगर इस स्टेज को आने के लिए बहुत सारे साल हैं। अब कितने साल हैं, तो इट विल टेक 4 to 5 बिलियन ईयर्स फॉर द सन टू रीच दिस स्टेट। मगर इसी स्टेट, रेड जायंट स्टेट आने के लिए सन को आज से कम 4 to 5 बिलियन ईयर्स का समय लगने वाला है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। देन सेकेंड देख लो, एंड स्टेज ऑफ स्टार्स हैविंग मास बिटवीन 8 and 25 टाइम्स दैट ऑफ द मास ऑफ द सन। यानी कि मास ऑफ द स्टार कितना है, तो 8 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द सन से बड़ा, मगर 25 टाइम्स से छोटा। आ गए समझ में। तो जब हम एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर दिखाता हूं, हम अगर मान लेते हैं सन का मास कितना है 1 kg, तो जो स्टार है हमारा वो 8 टाइम्स यानी कि 8 kg से तो बड़ा होगा, 8 kg मास से तो बड़ा होगा, मगर उसका 25 kg से छोटा होगा, ऐसे इन दिस रेंज। आ गए समझ में, जब हम बात करते हैं सन एज अ 1 kg। आ गए समझ में। तो these stars also go through the red giant stage, later through the super giant stage। पहले तो ये रेड जाइंट बन जाते हैं और उसके बाद सुपर जाइंट, उससे भी बड़े हो जाते हैं। एंड विद देयर साइज में इंक्रीज 1000 टाइम्स। जब हमने रेड जाइंट में देखा था तो 100 से 200 टाइम्स उनकी रेडियस बढ़ जाती है, मगर इस सेकेंड ग्रुप में उनकी जो रेडियस है वो 1000 टाइम्स बड़ी हो जाती है। द ह्यूज एक्सप्लोजन कॉल्ड सुपरनोवा एक्सप्लोजन, और इनमें जो एक्सप्लोजन होता है, जो फटते हैं स्टार, एक्सप्लोड होता है, उसे हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं।
which occurs at last is very powerful and so much energy is given off that we can see the star during the day also. और इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि उस स्टार को हम जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तो उस स्टार की जो लाइट होती है वो हम सुबह में भी देख सकते हैं। इतना बड़ी मात्रा में ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। द सेंट्रल पोर्शन विच इज लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द एक्सप्लोजन, अब एक्सप्लोजन होने के बाद जितनी बाहर की तरफ गैस की इन्वेलप होती है वो थ्रोन आउट यानी कि फेंक दी जाती है पावर्स के कारण। जो बीच में हिस्सा बच जाता है, सेंट्रल पोर्शन स्टार का जो बीच में रह जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट होना, छोटा होना चालू होता है एंड इट्स साइज बिकम एज स्मॉल एज 10 किलोमीटर। और वो कितना छोटा स्टार हो जाता है, जो सुपर जायंट स्टार था यानी कि 1000 टाइम्स जिसका रेडियस बढ़ गया था, रेड जायंट से भी बहुत बड़ा, वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद सिर्फ 10 किलोमीटर उसकी रेडियस हो जाती है। इतना छोटा वो स्टार बन जाता है। In this state, the stars are completely made up of neutrons and are called neutron star. और अब इस कंडीशन में उस स्टार में सिर्फ अब न्यूट्रॉन्स ही रहते हैं। हमने देखा था प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो उसमें से उस स्टार में सिर्फ न्यूट्रॉन्स रह जाते हैं, जिसके कारण उस स्टार्स को हम बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार्स। The pressure of these neutrons is independent of temperature. अब जो प्रेशर होगा इस न्यूट्रॉन के अंदर यानी कि न्यूट्रॉन स्टार के अंदर, वो इंडिपेंडेंट यानी कि उसका कोई भी संबंध नहीं रहेगा टेम्परेचर के साथ। एंड इट इज कैपेबल ऑफ बैलेंसिंग ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर एवर। और उसके बाद वो जो स्टार है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करके रखेगा, यानी कि वो जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी उतनी ही मात्रा में ए प्रेशर लगाएगा, जिसके कारण वो स्टेबल बन जाएगा। तो जो ऐसे स्टार्स है जिनका मास 8 to 25 टाइम्स दैट ऑफ द सन है, उनकी एंड स्टेज क्या हो गई? न्यूट्रॉन स्टार। आगे समझ में? तो सेकेंड वाला जो हमारा ग्रुप है वो क्या बन जाएगा? न्यूट्रॉन स्टार। पहले वाला जो ग्रुप था वो बन गया व्हाइट ड्वार्फ, सेकेंड वाला ग्रुप है वो है न्यूट्रॉन स्टार। अब उसके बाद एक पिक्चर दी है, देख लो। A recent picture of supernova explosion which was first seen in 1054 AD, यानी कि 1054 इस साल में हमने एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन देखा था पहली बार, तो उसकी ये इमेज है। Then, as the size of white dwarf is similar to that of the Earth, अब व्हाइट डॉर्फ की साइज कितनी होती है? अर्थ के लगभग सिमिलर होती है, यानी कि एग्जैक्ट अर्थ की जितनी नहीं होती, थोड़ा बहुत कम हो जाता है। देयर डेंसिटी इज वेरी लार्ज, उनकी डेंसिटी कितनी है? बहुत ही ज्यादा है। 1 स्पूनफुल मटेरियल ऑफ द व्हाइट ड्वार्फ विल वेट अ फ्यू टन्स, एक चम्मच भर हम व्हाइट ड्वार्फ का अगर टुकड़ा, एक व्हाइट ड्वार्फ है उसका एक चम्मच भर हम मटेरियल ले आए तो उसका जो वेट रहेगा तो कितना रहेगा? 1 टन। यानी कि एक चम्मच में 1 टन यानी कि कितना होता है मालूम है? 1000 केजी। एक चम्मच भर मटेरियल का, व्हाइट ड्वार्फ के चम्मच भर मटेरियल का वजन होता है 1000 केजी। एज न्यूट्रॉन स्टार्स आर मच स्मॉलर देन व्हाइट ड्वार्फ, और जो न्यूट्रॉन स्टार होते हैं वो तो व्हाइट ड्वार्फ से भी बहुत छोटे होते हैं। देयर डेंसिटी इज इवन हायर, और उनकी तो डेंसिटी न्यूट्रॉन स्टार की तो व्हाइट ड्वार्फ से भी ज्यादा होती है। 1 spoonful material of the star will weight as much weight all living beings on the earth। और जो अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन स्टार के बारे में, तो न्यूट्रॉन स्टार का अगर हमने 1 स्पूनफुल लिया यानी कि एक चम्मच भर मटेरियल लिया, तो जितनी पूरे अर्थ पे जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का वेट करोगे ना, तो उतना वेट उस न्यूट्रॉन स्टार के 1 स्पूनफुल मटेरियल का हो जाएगा।
इतनी बड़ी डेंसिटी है इनकी। नेक्स्ट क्या दिया है देख लो, अ स्टार इन आवर गैलेक्सी एक्सप्लोडेड अबाउट 7500 ईयर्स बैक। एक स्टार था हमारे गैलेक्सी में जो एक्सप्लोड हो चुका था 7500 साल पहले। एज अ स्टार इज अबाउट 6500 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस, और वो स्टार कितना है हमारे पृथ्वी से दूर, तो 6500 लाइट ईयर्स। The light emitted in the explosion took 6500 years to reach us. अब वो स्टार कितना है हमारे पास, हमारे अर्थ से दूर 6500 लाइट ईयर्स, तो उसको हमारे अर्थ तक उस लाइट को पहुंचने के लिए कितना साल लगेगा? एक्सप्लोजन होने के बाद बोल रहा हूं, एक्सप्लोजन होने के बाद 6500 6500 लाइट ईयर्स लगते हैं। इतना बड़ा पीरियड लगता है उस स्टार के एक्सप्लोजन के लाइट को हमारे अर्थ तक आने के लिए। इट वॉज फर्स्ट सीन ऑन द अर्थ बाय चाइनीज इन द ईयर 1054, और वो जो लाइट थी वो हमारे अर्थ पर पहली बार चाइनीज लोगों ने देखी इन 1054 में। इट वॉज सो ब्राइट दैट इट कुड बी सीन ड्यूरिंग द डे ऑल्सो फॉर 2 years, और वो इतनी ब्राइट थी कि लगातार 2 वर्षों तक 2 years तक वो हमारे स्काई में नजर आ रही थी, सुबह भी और शाम को भी। शाम को तो दिखेगी ही, मगर सुबह भी जब सूरज था तो उसकी लाइट में भी उस स्टार के एक्सप्लोजन की लाइट हमें नजर आ रही थी। इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। After 1000 years of the explosion, the gases emitted during the explosion are seen by expanding with velocities higher than 1000 किलोमीटर पर सेकेंड। और जो 1000 सालों बाद भी जो गैस फैल रही थी ना, जो थ्रोन आउट होता है बाहर वाला हिस्सा, तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी? तो 1000 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में वो 1000 किलोमीटर अंतर पार कर लेती थी। इतनी बड़ी वेलोसिटी उस गैस प्रेशर की वजह से थी। इतना बड़ा एक्सप्लोजन हमारे यूनिवर्स में हुआ था। देन थर्ड वन, दैट इज लास्ट स्टेज है, तो एंड स्टार ऑफ द स्टार, एंड स्टेज ऑफ स्टार्स हैविंग मास लार्जर देन 25 टाइम्स मास ऑफ द सन, यानी कि जो ऐसे कुछ स्टार्स है जिनका मास 25 टाइम्स से भी ज्यादा है सन के, तो उनका क्या हो जाता है? These stars evolve like stars in the second group, but after the supernova explosion, no pressure is capable of balancing their huge gravitational force, and they continue contracting forever. इनका जो इवोल्यूशन होता है वो सेम सेकेंड ग्रुप वाले जैसा ही होता है, मगर यानी कि पहले तो सुपर जाइंट स्टार्स बनेंगे, मगर उसके बाद सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने के बाद नो प्रेशर इज कैपेबल, कि कौन सा भी ऐसा प्रेशर नहीं बनता जो कि इन जो स्टार्स होते हैं उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत ज्यादा होती है, तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने वाला, बाहर की तरफ एक्ट होने वाला कौन सा भी प्रेशर नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगातार कंटिन्यूअसली उस स्टार को कॉन्ट्रैक्ट कर देती है फॉरएवर। As their size becomes smaller, their density and their gravitational force increase tremendously. और जैसे जैसे वो स्टार छोटा हो जाता है वैसे उससे उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, और जैसे डेंसिटी बढ़ जाएगी वैसे उसका ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि अंदर के तरफ जो फोर्स खींचती है उस स्टार को, वो भी ट्रेमेंडसली बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। और इस कारण क्या होता है? तो ऑल द नियर बाय ऑब्जेक्ट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस स्टार्स, और ये स्टार क्या करता है? उसके आसपास जितनी सारी चीजें हैं, जितने सारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स है, उनको अपनी तरफ खींच लेता है, और नथिंग कैन कम आउट ऑफ देम, नॉट इवन लाइट, और इनसे कोई भी चीज इनसे बाहर नहीं निकल सकती, ना ही लाइट भी नहीं निकल सकती। अब लाइट नहीं निकल सकती इन ऑब्जेक्ट से, तो बड़े बड़े जो स्टार से, प्लैनेट से, उनकी बात तो अलग है।
सो also any light falling on the stars does not get reflected. और अगर हम इस स्टार्स की एंड स्टेज पर यानी कि ब्लैक होल के ऊपर लाइट डाल देंगे, लाइट फॉल हो जाएगी किसी भी चीज की, तो वो भी रिफ्लेक्ट नहीं होती, यानी कि स्टार्स को हिट करके वापस नहीं आती एंड गेट्स एब्जॉर्ब इनसाइड द स्टार। वो भी लाइट क्या कर लेता है, स्टार एब्जॉर्ब कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है अपने आप में, यानी कि कोई भी चीज उसके आसपास आएगी तो अपने अंदर ले लेगा। Thus we cannot see the stars at all but can probably see a minute black hole at its place. तो हम इस स्टार को नहीं देख सकते, सिर्फ एक छोटा सा ब्लैक होल, काला एक छेद ऐसे नजर आता है वो स्टार, और इसीलिए हम इसको ब्लैक होल बोलते हैं, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें एब्जॉर्ब करने की ताकत होती है। Thus we have seen that depending on the mass there are three paths, तीन अलग अलग पाथ्स है। कौन से? ऐसे स्टार्स जिनका मास 8 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द सन कम है, ऐसे स्टार्स जिनका मास 8 to 25 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द सन है, और तीसरा ग्रुप था ऐसे स्टार्स जिनका मास जो है और सन के 8 नहीं होना चाहिए, यहां पर ग्रेटर देन 25 टाइम्स दैट ऑफ द मास ऑफ द सन है। तो अगर 8 टाइम्स से कम होगा तो उसका व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा, 8 to 25 अगर मास होगा टाइम्स तो उसका न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा, मगर जब बात आती है 25 टाइम्स, मोर देन 25 टाइम्स दैट ऑफ द मास ऑफ द सन, तो उसका बन जाता है ब्लैक होल, जो कि सभी चीजों को अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसी के साथ जो हमारा ये चैप्टर था लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स वो खत्म होता है, और आपका 8th स्टैंडर्ड का पोर्शन भी। अब इसके आगे हम इस सभी जो हमारे चैप्टर्स है उनके एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उसी के साथ आपको कुछ पेपर्स वगैरह भी हम प्रोवाइड कर देंगे हमारे चैनल पर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ चुका होगा, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।